हेलो दोस्तों। चलिए आज समझते हैं कि मध्य प्रदेश में मराठा शक्ति का उदय कैसे हुआ। ये टॉपिक एमपीपीएससी, व्यापम, पुलिस और एसआई जैसे एग्जाम्स के लिए आप जानते ही हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से सवाल बार बार पूछे जाते हैं, इसीलिए आइए इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं। तो हमारा सफर इन 5 इंपॉर्टेंट स्टेजेस से गुजरेगा। हम शुरू करेंगे मुगलों के पतन से, फिर देखेंगे कि मराठे मालवा में कैसे आए और आखिर में उनके शासन की विरासत तक जाएंगे। तो कहानी शुरू होती है 18वीं सदी से। उस वक्त इंडिया की सबसे बड़ी पावर अहम मुगल साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर हो रहा था। इससे ना एक पावर वैक्यूम बन गया, जिसे भरने के लिए दूसरी ताकतें आगे आने लगीं। ये टाइमलाइन देखिए, इससे सब क्लियर हो जाएगा। 1707 में जैसे ही औरंगजेब की मौत हुई, दिल्ली का तख्त कमजोर पड़ गया। सेंट्रल कंट्रोल, आप समझ रहे हैं, बिल्कुल ढीला हो गया। और जो सूबेदार थे उन्होंने खुद को आजाद घोषित करना शुरू कर दिया। बेसिकली हुआ ये कि मुगल साम्राज्य अंदर से ही खोखला हो रहा था। सूबेदार अपनी मर्जी चला रहे थे और जगह जगह विद्रोह हो रहे थे। और बस यही वो मौका था जिसका मराठों को बेसब्री से इंतजार था। अब सीन में एंट्री होती है मराठों की, जिनका नेतृत्व कर रहे थे एक बहुत ही ब्रिलियंट जनरल पेशवा बाजीराव प्रथम। उन्होंने अपना फोकस मध्य प्रदेश की तरफ किया और यहीं से शुरू हुआ मराठों के उदय का एक नया चैप्टर। इस डेट को बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए, 1723। ये वो साल था जब पेशवा बाजीराव प्रथम ने पहली बार नर्मदा नदी पार करके मालवा के इलाके में कदम रखा। और ये सिर्फ एक मिलिट्री मूव नहीं था, बल्कि एक सोची समझी बहुत ही स्ट्रैटेजिक चाल थी। अब जरा इस मैप पर नजर डालिए। ये है मालवा का इलाका। इसकी जो लोकेशन है ना, वही इसे इतना ज्यादा खास बनाती थी। ये नॉर्थ और साउथ इंडिया के बीच एक पुल की तरह, एक गेटवे की तरह काम करता था। तो सवाल उठता है कि मालवा ही क्यों? वेल, सिंपल है। जिसका कंट्रोल मालवा पर, उसका कंट्रोल ट्रेड और मिलिट्री रूट्स पर। ऊपर से ये एक बहुत ही रिच और फर्टाइल जमीन थी, जो किसी भी साम्राज्य की इकोनॉमी के लिए एक बैकबोन की तरह थी। मराठे मालवा में सिर्फ घुसे नहीं, उन्होंने वहां अपनी पकड़ मजबूत की। और ये कैसे हुआ? एक डिसाइसिव बैटल और एक पावरफुल अलायंस के जरिए। चलिए देखते हैं ये सब हुआ कैसे। साल था 1728। अब वक्त आ गया था मराठों और मुगलों के बीच आमने सामने की टक्कर का। इस जंग को हम जानते हैं अमझेरा के युद्ध के नाम से, जिसने मालवा का नसीब तय कर दिया। और इस युद्ध का नतीजा? जीत हुई मराठों की। ये सिर्फ एक लड़ाई की जीत नहीं थी, बल्कि सेंट्रल इंडिया में मराठा पावर के एस्टैब्लिशमेंट का ऐलान था। सच में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट। मालवा जीतने के बाद बाजीराव को एक और सुनहरा मौका मिला। बुंदेलखंड के राजा महाराजा छत्रसाल मुगलों से बहुत परेशान थे, तो उन्होंने मदद के लिए पेशवा बाजीराव को पुकारा। बाजीराव ने उनकी मदद की और मुगलों को वहां से खदेड़ दिया। इसके बदले में छत्रसाल ने बाजीराव को अपने राज्य का एक बड़ा हिस्सा दे दिया और अपनी बेटी मस्तानी की शादी भी उनसे कर दी। इस अलायंस ने मध्य प्रदेश में मराठों की पोजीशन को और भी ज्यादा सॉलिड कर दिया। अब जब पूरा मालवा मराठों के कंट्रोल में था, तो सवाल यह था कि इतने बड़े इलाके का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलाया जाए। इसके लिए पेशवा ने एक बहुत ही प्रैक्टिकल सॉल्यूशन निकाला, मालवा का बंटवारा। और वो ऐतिहासिक दिन था 29 जुलाई 1732, जब पेशवा बाजीराव प्रथम ने फॉर्मली मालवा रीजन को अपने सबसे विश्वासपात्र सेनापतियों के बीच बांट दिया। ये टेबल देखिए, इससे सब साफ हो जाता है। इंदौर का इलाका मिला मल्हार राव होलकर को, जिससे होलकर डायनेस्टी की नींव पड़ी। ग्वालियर का हिस्सा गया रानोजी सिंधिया के पास और धार का एरिया मिला पवारों को। इस बंटवारे ने मराठा रूल को एक स्टेबिलिटी दी। इस मैप में आप देख सकते हैं कि ये डिवीजन कैसे किया गया था। हर डायनेस्टी को अपना एक इलाका मिल गया, जहां से उन्होंने राज किया और आने वाली सदियों तक इस रीजन पर अपना प्रभुत्व बनाए रखा। मराठों ने सिर्फ जंगें ही नहीं जीती, उन्होंने एक प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम भी एस्टैब्लिश किया। तो अभी एक नज़र डालते हैं उनके एडमिनिस्ट्रेशन और कल्चरल कॉन्ट्रीब्यूशंस पर। मराठा एडमिनिस्ट्रेशन की कुछ खास बातें थीं। उन्होंने चौथ और सरदेशमुखी जैसे टैक्स सिस्टम्स लागू किए। चौथ एक तरह से अहम सिक्योरिटी के बदले लिया जाने वाला 1/4 टैक्स था, और सरदेशमुखी उनके चीफ होने के दावे पर एक एक्स्ट्रा 10% टैक्स था। इसके अलावा उनकी मिलिट्री काफ़ी ऑर्गेनाइज थी और उन्होंने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को बढ़ावा दिया, जिससे एक इफेक्टिव रीजनल गवर्नेंस सिस्टम बना। और अगर कल्चरल लेगेसी की बात करें, तो मस्तानी महल का जिक्र करना तो बनता है।
इसका निर्माण महाराजा छत्रसाल ने करवाया था और ये धुबेला छतरपुर में है। ये महल बाजीराव और मस्तानी के रिश्ते की एक खूबसूरत निशानी है। अब आते हैं एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, एक शानदार रिवीजन ट्रिक। इसे कहते हैं 23-28-32 का रूल। 1723 में मराठों की एंट्री, 28 में आंझेरा का युद्ध और 32 में मालवा का बंटवारा। है ना कितना सिंपल। और इस ट्रिक को कंप्लीट करने के लिए बस इन डायनास्टीज और उनकी राजधानियों को याद रखें: होलकर इंदौर, सिंधिया ग्वालियर और पवार धार। लीजिए, एक पूरा इंपॉर्टेंट टॉपिक तैयार। तो आज हमने देखा कि कैसे मराठों ने मध्य प्रदेश में अपनी पावर एस्टैब्लिश की। लेकिन जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं। इन मराठा डायनास्टीज यानी होलकर, सिंधिया और पवारों ने आगे चलकर मॉडर्न मध्य प्रदेश की कल्चरल और पॉलिटिकल आइडेंटिटी को शेप देने में क्या रोल प्ले किया? इस पर जरूर सोचिएगा।